नमस्कार दोस्तों, विनायक मेडिकल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है नियोनेटल जॉन्डिस। बेसिकली यह पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर कर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला यह टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को और जानते हैं क्या होता है नियोनेटल जॉन्डिस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप टॉपिक से या इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि नियोनेटल जॉन्डिस, नियोनेट्स का मतलब बर्थ टू 28 डेज बेबी। बेसिकली जॉन्डिस जब होता है ज़्यादातर अर्ली नियोनेट्स में ज़्यादा होता है। अर्ली नियोनेट्स का मतलब होता है 0 to 7 डेज। तो नियोनेटल जॉन्डिस होगा क्या कि येलो कलर स्किन और स्क्लेरा ड्यू टू बिलिरुबिन इंक्रीज्ड। अगर मान के चलिए बिलिरुबिन का लेवल अधिक हो जाने के कारण न्यूबॉर्न बेबी में स्किन और स्क्लेरा का कलर जो है वह येलो हो जाता है, तो दोस्तों इससे हम लोग नियोनेटल जॉन्डिस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल सामान्य से अधिक हो तो भी उसे हम लोग हाइपर बिलिरुबिनिया या नियोनेटल जॉन्डिस कहेंगे। सिंपली दोस्तों मैं आप सभी को ये बताऊं, नियोनेटल जॉन्डिस का अर्थ क्या होगा कि बच्चे का बर्थ हुआ या नियोनेट्स का बर्थ हुआ और बर्थ होने के बाद अगर उसकी स्किन और स्क्लेरास जो है वह येलोइश होते हैं। क्यों होंगे? बिलिरुबिन के कारण, ये बिलिरुबिन का लेवल अधिक होने के कारण। तो इस कंडीशन को दोस्तों हम सब कहेंगे नियोनेटल जॉन्डिस। आगे आते हैं कि नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होता कितना है। अगर हम एडल्ट्स में बात करें दोस्तों तो यह 1.0 टू 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है। बट अगर 2 mg पर डेसीलीटर से अधिक हो जाता है एडल्ट्स में तो यह कंडीशन दोस्तों कहलाती है जॉन्डिस की। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नियोनेट्स में। तो अगर हम नियोनेट्स में बात करें तो अप टू 5 mg पर डेसीलीटर जो होता है यह सामान्य लेवल होता है। अगर बिलिरुबिन का लेवल 5 mg पर डेसीलीटर तक इंक्रीज हुआ है मतलब यह सही है। अगर 5 से ऊपर जाता है दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड नियोनेटल जॉन्डिस। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों होता क्या है। सिंपली आप ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज में बिलिरुबिन का लेवल 5 mg पर डेसीलीटर से अधिक हो जाता है तो इस कंडीशंस को हम नियोनेटल जॉन्डिस कहेंगे, या आप इसी को हाइपर बिलिरुबिमिया भी कह सकते हैं। आगे आगे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में दोस्तों। तो अगर हम टाइप्स की बात करें यहाँ पे तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो होता है ये एक बेसिक टाइप का जॉन्डिस होता है जहाँ पे ज़्यादातर केसेस में आपको ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, बहुत ही कॉमन टाइप का होता है। जबकि पैथोलॉजिकल आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पैथोलॉजिकल मतलब ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब भी इस तरह का जॉन्डिस होता है तो ट्रीटमेंट की नीड पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जानते हैं बेबी बर्थ के 24 आवर्स के बाद होने वाले जॉन्डिस को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे। अगर मान के चलिए बच्चे का जन्म होता है, जन्म के 24 घंटे बाद अगर जॉन्डिस होता है तो इस प्रकार के जॉन्डिस को दोस्तों हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे। यह बहुत ही कॉमन टाइप का जॉन्डिस होता है। इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती। अगर हम मदर को कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज करने के लिए तो उससे ही यह रिजॉल्व होता है। यह स्वयं ही 7 to 10 डेज में नॉर्मल हो जाता है। देन आते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होगा? बेबी बर्थ के 24 आवर्स के अंदर होने वाले जॉन्डिस को हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे। मींस अगर मान के चलिए बेबी का बर्थ होता है, बर्थ के 24 आवर्स के अंदर अगर उससे जॉन्डिस होता है तो इस प्रकार का जॉन्डिस जो होता है वह पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है। और इस प्रकार के जॉन्डिस में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि कॉजेस। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो इसके कॉजेस क्या होंगे? तो आरबीसी लाइफ स्पान कम होना। अगर आरबीसी का लाइफ स्पान जो है वह सामान्य से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो जाना। अगर मान के चलिए यह दोनों कंडीशन होंगी तो इसके कारण दोस्तों
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। देन अगर हम बात करते हैं कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों होगा? RH इनकम्पेटिबिलिटी, फिर ABO इनकम्पेटिबिलिटी। ABO इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ब्लड ग्रुप मदर का अलग है, बेबी का ब्लड ग्रुप अलग है, तो इस कारण से हो सकता है। देन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होगा कि जो सेल का साइज होता है बेसिकली यह फुल मून शेप में या डिस्क शेप में होता है बेसिकली। अब अगर आप मान के चले कि जो इसका शेप है वह फुल मून की जगह या डिस्क शेप की अपेक्षा यह हाफ मून शेप ही रह जाए, सिर्फ इतना ही रह जाए, अगर यह हाफ मून शेप रह जाता है दोस्तों, तो इस तरह की जो कंडीशन होगी इसे हम कहेंगे कि सिकल सेल एनीमिया। देखिए सेल का साइज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा देखने को मिलता है इसका अर्थ है कि यह कहलाएगा आपका सिकल सेल एनीमिया। मींस जो सेल है वह सिकल के शेप में आ गई है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट आते हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर्स के कारण भी यह कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है वायरल हेपेटाइटिस। अगर मान के चलिए वायरल हेपेटाइटिस होता है तो उसके कारण भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। तो यह सभी वह कारण थे जिसके कारण पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों सिम्टम्स। तो सिम्टम्स बेसिकली आपको दोनों ही जगह लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे कि येलो कलर स्किन और नेल्स देखने को मिलेंगे। बच्चा जो होगा थोड़ा सा सुस्त होगा या लेथार्जिक देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ प्रॉपर फीडिंग नहीं करेगा। तो यह चीजें बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इधर पे आए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में, इसमें हम ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ हम जाएंगे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होगा वह कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्टिव होता है, और इस तरह की कंडीशन सेल्फ ही जो है रिजॉल्व हो जाती है। या फिर हम अर्ली मॉर्निंग में सन रेज को बच्चे को दिखा सकते हैं, बट इस बात का हम ध्यान देंगे कि एकदम स्टार्टिंग वाला जब जैसे ही सनराइज होता है उसी समय की हमें सन रेज को दिखाना है, ना कि कुछ टाइम बाद के, क्योंकि वह फिर बच्चे के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग की जो रेज होती हैं उन्हीं का हम उपयोग करेंगे। तो यह बेसिकली हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन आते हैं दोस्तों डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम जान सकते हैं। उसके अलावा क्रैमर स्केल का भी उपयोग किया जाता है। क्रैमर स्केल भी के उपयोग से हम पता लगा सकते हैं। देन है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में भी हम सीरम बिलिरुबिन टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो यह बेसिकली हम देख सकते हैं कि यह डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हम कर सकते हैं। वैसे जॉन्डिस के केसेस में अगर मैं बात करूं तो सबसे कॉमन अगर हम देखें तो बेबी का जो स्किन होता है, आईज होती हैं, इससे ही देख के हमें आसानी से पता लग सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। हम आसानी से इसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि बच्चे को जॉन्डिस हुआ है या नहीं। देन आते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फोटोथेरेपी का उपयोग कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ ड्रग थेरेपी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या होगा। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक लाइट थेरेपी का उपयोग किया जाता है। लाइट का उपयोग किया जाता है बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें ब्लू तथा व्हाइट कलर की लाइट यूज की जाती है फोटोथेरेपी मशीन में फिर 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस जब भी हम देते हैं तो ऐसे में मशीन से बेबी का जो डिस्टेंस होता है वह हम 45 सेंटीमीटर रखते हैं। और हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। जब भी अगर हम बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं ऐसी कंडीशन में बच्चे की आईज को, उसके जेनाइटल पार्ट्स को हम कवर कर देते हैं। देन आते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अब इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो स्किन रैशेस हो सकते हैं, हाइपरथर्मिया हो सकता है। इसलिए हमें बच्चे का प्रॉपर टेम्परेचर भी
लगातार मेंटेन करते रहना है, या टेम्परेचर को हमें ध्यान देते रहना है, चेक करते रहना है। ड्राई स्किन हो सकती है, हीट के कारण बॉडी से फ्लूइड भी आउट होता है, जिसके कारण बच्चे में डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा रिस्क ऑफ स्किन कैंसर यहाँ पे हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म तक, हालांकि ये बहुत ही रेयरेस्ट है, ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट है, बट इट कैन बी, ये हो सकता है। तो यह हमें देखने को मिल सकता है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, और यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा। तो यह सभी के सभी इसके कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। देन आते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेबी के आइज तथा जेनाइटल एरिया को कवर करेंगे, बच्चे का टेम्परेचर रेगुलरली हम मॉनिटर करते रहेंगे, जिससे अगर हाइपरथर्मिया होता है तो उससे हम प्रिवेंट कर सके। बेबी को एडिशनल फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने कॉम्प्लिकेशन में देखा है डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए हम एडिशनल फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, तो इसमें हम बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, जिससे सीरम बिलिरुबिन लेवल को कम किया जा सके। अब ये करेंगे कितना, तो 160 to 180 ml पर केजी ब्लड का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे अगर हम बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ऐसे में हाइपरकैलेमिया हो सकता है दोस्तों। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल जो है वह इंक्रीज हो जाना। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, कैल्शियम का लेवल जो होगा कम हो जाएगा। कार्डियक फेलर का रिस्क इसके साथ साथ हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सभी की सभी कंडीशन जो है दोस्तों वह हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आते हैं ड्रग थेरेपी। तो ड्रग थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली फिनोबार्बिटोन जो कि बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स तथा सेडेटिव्स का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यह था बेसिकली आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।